मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली को किया संबोधित। मंच पर शुभेंदु अधिकारी के पिता भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में भी करेंगे चुनाव रैली को संबोधित। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे को लेकर दिया था बयान। महिला नेताओं ने कसा सीएम पर तंज, कहा सीएम साहब सोच बदलो तभी देश बदलेगा। हरिद्वार के लंडोरा पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बुग्गी पर सवार होकर बढ़ती महंगाई का किया विरोध। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार को बताया फेल। 2022 में जनता देगी जवाब। कानपुर जिला कारागार में एक बार फिर कोरोना का फूटा बम। जिला जेल में बंद 10 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सीएमओ ने 2 स्वास्थ्य टीमों का गठन कर भेजा। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमत। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी रैली का आगाज कर दिया है। बंगाल में चुनावों से करीब 10 दिन पहले पीएम मोदी की पुरुलिया में पहली रैली हुई और यहां पर पीएम मोदी ने इस दौरान पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान बंगाल की सियासी घमासान में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता सरकार की हार तय है। सरकार की यहां पर जो है गिनती के दिन ही बचे हैं। मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए, तब पुरुलिया में मां। और इस बीच सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी दीक्षांत समारोह में पहुंचे। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, आपको बता दें कि यहाँ पर कपिलवस्तु मना रहा है और अपना चतुर्थ दीक्षांत समारोह 34 छात्र छात्राओं को राज्यपाल देंगे गोल्ड मेडल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी दीक्षांत समारोह में पहुंचे। और आपको बता दें यहां पर 34 छात्र छात्राओं को राज्यपाल देंगे गोल्ड मेडल। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया गया है उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई है। तो वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला। महुआ मोइत्रा ने यहां पर उनके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तराखंड सीएम कहते हैं कि जब नीचे देखा तो गमबूट थे और ऊपर देखा तो एनजीओ चलाती हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साहब, जब आपको देखा तो यहाँ पर ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ और सिर्फ जो है लज्जा ही सामना ही, और तरह तरह के यहाँ पर उन्होंने भी अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। और इसी बीच गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
आपको बता दें कि जो है उनका एक बयान सामने आया, बीजेपी राजनीति का व्यापार नहीं करती है। स्वतंत्र देव की तरफ से इस तरह का बयान आया है और बीजेपी का मिशन गरीबों की सेवा करना है। बीजेपी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, लगातार गरीबों की सेवा कर रही है सरकार। और साथ ही आपको बता दें जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार कोई व्यापार नहीं करती, जनता की गरीबों की सेवा करने का काम करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया, बीजेपी राजनीति का व्यापार नहीं करती, बीजेपी का मिशन गरीबों की सेवा करना है। बीजेपी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के ऊपर और साथ ही उसके आसपास हुई बमबारी की घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय है और उन्होंने कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी गुंडे यहां बमबारी कर रहे हैं और गोलियां बरसा रहे हैं। चुनाव आयोग को इसे यहां पर चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, वरना हमें संदेह है कि यहां पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। शिवपाल यादव ने बढ़ती महंगाई और साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यहां पर बिजली, पेट्रोल और साथ ही डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। दिन में पेट्रोल डीजल के दाम कुछ होते हैं और साथ ही रात में कुछ और हो जाते हैं। शिवपाल यादव ने झूठ का भी जिक्र करते हुए कहा है कि मैं झूठ में ये लोग यहाँ पर बेमिसाल हैं और पूरा प्रदेश जनता है, लगातार जो है जनता जानती है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो और सभी वादे भी झूठे हैं। और वहीं शिवपाल यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कहा है कि बंगाल में ममता दीदी की ही सरकार बनेगी। जो नारे दिए थे, झूठ बोले हैं, सरकार आने के बाद सब झूठ बोले हैं। पहले तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, फिर कहा था रामराज लाएंगे, फिर कहा था काला धन ले आएंगे और 15-15 लाख रुपया भेज देंगे। न तो रामराज ला पाए, न अच्छे दिन ला पाए। जितने भी नारे दिए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी का विश्वास भी नहीं जीत पाए, सबका साथ भी नहीं दिया। इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अभिनेता राम सेतु के मुहूर्त पूजन के लिए पहुंचेंगे अयोध्या। रामलला के सामने करेंगे राम सेतु का मुहूर्त। रामलला के दर्शन के बाद सरयू घाट राम की पैदल जाएंगे और अक्षय कुमार जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टी से भी मुलाकात करेंगे। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज अयोध्या पहुंचेंगे। फिल्म राम सेतु के मुहूर्त पूजन के लिए पहुंचेंगे अयोध्या। रामलला के सामने करेंगे फिल्म राम सेतु का मुहूर्त। रामलला के दर्शन के बाद सरयू घाट राम की पैदल जाएंगे और आपको बता दें कि राम जन्मभूमि के क्षेत्र ट्रस्टी से मुलाकात करेंगे। देश में कोरोना वायरस की स्थिति धीरे धीरे लगातार जो है बिगड़ती जा रही है। देश में इस साल पहली बार कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। देश में आज पहली बार कोरोना वायरस के मामले 35,000 के पार पहुंच चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,871 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 172 लोगों की मौत हुई और इसको मिलाकर देश भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 1 करोड़ 14 लाख 74,605 मामले सामने आ चुके हैं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण पर यूपी सरकार अलर्ट नजर आ रही है।
घर घर भ्रमण कर बाहर से आने वालों की जानकारी जुटाएंगे फ्रंट लाइन वर्कर। बाहरी राज्यों से आने वालों की यहां पर लाइन लिस्टिंग के लिए पुलिस और साथ ही राजस्व कर्मियों की भी जो है मदद ली जाएगी। सभी डीएम और साथ ही सीएमओ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में करेंगे समीक्षा। यात्रियों को यहां पर 24 घंटे का होगा एंटीजन टेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। तो एक बार फिर से जिस तरह से लगातार जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए योगी सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है और साथ ही अपराधी के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। घर घर भ्रमण कर बाहर से आने वालों की जानकारी जुटाएंगे फ्रंट लाइन वर्कर और बाहरी राज्यों से आने वालों की यहां पर लाइन लिस्टिंग के लिए भी पुलिस और साथ ही राजस्व कर्मियों की यहां पर मदद ली जाएगी। सभी डीएम और साथ ही सीएमओ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में समीक्षा करेंगे। यात्रियों का 24 घंटे का होगा एंटीजन टेस्ट। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और उसी को लेकर अगर बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की है तो योगी सरकार एक बार फिर से अलर्ट नजर आ रही है और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से अलर्ट नजर आ रही है योगी सरकार। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की नई आरक्षण पॉलिसी जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर नई पॉलिसी हुई जारी। 2015 का आधार वर्ष मानकर ही आरक्षण नीति को जारी किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की जो है इसी होगी आज और आपको बता दें कि यहाँ पर पंचायत चुनाव की नई आरक्षण पॉलिसी को जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर जो है नई पॉलिसी जारी की गई। 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण नीति को जारी किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसी करेगा और इसमें देखना होगा कि किस तरह से और क्या कुछ जानकारी मिल पाती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव की नई आरक्षण पॉलिसी को जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर नई पॉलिसी को जारी किया गया। देश के अधिकांश हिस्सों में मार्च के मध्य में ही पारा चढ़ने लगा है। हालांकि मौजूदा समय में पहाड़ी इलाकों में बारिश और साथ ही बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। और इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी जानकारी दी है कि पाकिस्तान और साथ ही जम्मू कश्मीर के ऊपर ताजा पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इसका सीधा असर भारत के कई मैदानी राज्यों पर पड़ेगा, जिससे यहाँ पर इन राज्यों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी होने की संभावना है। आईएमडी के यहां पर अनुसार ही इस पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमालय क्षेत्र और साथ ही उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी 18 मार्च को दिखेगा। वहीं मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि इसके कारण अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश, विदर्भ और साथ ही छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर लखनऊ जीके ठाकुर ने रिजर्व पुलिस लाइन में की मीटिंग। पुलिस अधिकारियों और साथ ही थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग की है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। शातिर अपराधियों के खिलाफ गुंडा और साथ ही गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी यहाँ पर उन्होंने आदेश जारी किए। आम जनता से अच्छा व्यवहार करने के भी निर्देश जारी किए गए। थाना प्रभारियों को अपने अपने इलाके में चेकिंग के निर्देश जारी किए कि अपने अपने इलाके में चेकिंग अभियान चलाए जाएं और लगातार जो है कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर जिस तरह से योगी सरकार दावा करती है और उसी को लेकर एक बार फिर से पुलिस कमिश्नर लखनऊ जीके ठाकुर ने रिजर्व पुलिस लाइन में मीटिंग की और पुलिस अधिकारियों को और साथ ही थाना प्रभारियों के साथ ये बैठक की और साथ ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। शातिर अपराधियों के खिलाफ गुंडा और साथ ही गैंगस्टर एक्ट लगाने की उन्होंने यहाँ पर बात कही और आम जनता से अच्छा व्यवहार किया जाए। पुलिस की तरफ से इस तरह के भी निर्देश यहाँ पर जारी किए गए।
अलीगढ़ शहर के ज्वालापुरी में 300 किलोग्राम से भी अधिक वजन का ताला बनकर तैयार हो गया है। मामूली परिवर्तन के बाद इसके जो है वजन 350 किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है और दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला होगा। आपको बता दें कि महानगर के ज्वालापुरी के गली नंबर 5 निवासी ताला कारीगर सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा ने 300 किलोग्राम के इस ताले को तैयार किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस जो है ताले को तैयार करने में सत्यप्रकाश शर्मा के साले शिवराज शर्मा और साथ ही उनके बच्चों ने भी मदद की। शहर के रामसंस लोक्स के राजीव कुमार के ऑर्डर पर ही यह ताला तैयार किया गया है। 6 फीट 2 इंच लंबे और साथ ही 2 फीट 9.5 इंच चौड़े ताले को बनाने में 65 किलोग्राम से भी अधिक जो है पीतल का इस्तेमाल किया गया और इस ताले को बनाने में करीब 1 लाख रुपए का खर्च आया है। ये मैंने एक ताला बनाया है अलीगढ़ की पहचान के लिए और इंडिया की पहचान के लिए, जिससे कि हमारा देश का नाम हो। क्या है खासियत ताले में? इस ताले में खासियत ये है, ताला आपको चाबी से चलेगा, लगेगा भी, सारे फंक्शन उसमें मौजूद हैं। क्या क्या सामग्री लगाई गई ताले में? इसमें सामग्री है, पीतल है 60 किलो करीब और बाकी आयरन है और इसकी अब फिनिशिंग में जो भी आएगा वो भी लगेगा इसमें। कब बनाया था ये ताला? कितने महीने? ये ताले को मेरे को 1 साल हो गया बनाते हुए, अब आकर के तैयारी में हुआ है। ये मैंने एक ताला बनाया है अलीगढ़ की पहचान के लिए और इंडिया की पहचान के लिए, जिससे कि हमारा देश का नाम हो। क्या है खासियत ताले में? इस ताले में खासियत ये है, ताला आपको चाबी से चलेगा, लगेगा भी, सारे फंक्शन उसमें मौजूद हैं। क्या क्या सामग्री लगाई गई ताले में? इसमें सामग्री है, पीतल है 60 किलो करीब और बाकी आयरन है। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आगरा यमुना एक्सप्रेस वे झरना नाले के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में लगभग 25 सवारियां घायल बताई जा रही हैं और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस के अंदर लगभग 100 यात्री सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया था। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। थाना खंदोली इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। वक्त की बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे झरना नाले के पास जो है बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में लगभग 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि कई यात्री जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 100 यात्री सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। थाना खंदोली इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में लगभग 25 यात्री घायल हुए हैं और कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर सभी घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ है कि यहां पर तेज रफ्तार के चलते ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कानपुर जिला कारागार में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। जिला जेल में बंद 10 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैदियों के यहां पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएमओ ने भी बिना समय गंवाए 2 स्वास्थ्य टीमों का गठन किया और तुरंत उन्हें जेल के अस्पताल भेज दिया। और वहीं जेलर का भी कहना है कि जिन बंदियों में यहाँ पर कोविड के लक्षण मिले हैं, उन्हें जेल में बनी L1 अस्पताल में भर्ती करते हुए क्वारंटाइन कराया गया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत ही स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा है कि इस समय जेल में टोटल 2700 कैदी हैं और सभी को कोविड नियमों के तहत जेल में रखा जा रहा है। दाखिल किया, उसके बाद जब यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा है ना, देखिए अब आजकल आप भी समाज में रहते हैं, देखते होंगे कि आज टेस्ट हुआ, 10 दिन के बाद आप कराएंगे, हो सकता है कि
फिर से पॉजिटिव आदमी सवाल सर इसलिए उठता है ये कैसे- चीजें तो बाहर की जिस टीम के साथ आए उसको भी संक्रमित हो सकता ये है। चीजें तो यहाँ बाहर है। की चीजें हैं। गंभीर है कि नहीं, मतलब इसकी चेकिंग तो हुई नहीं नहीं ऐसा देखिए, हमने बताया ना सब एसिम्प्टोमेटिक है, हमने उन्हें दाखिल किया, उसके बाद जब यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा। और इस बीच जो बताइए उससे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चिंगारी से लगी भीषण आग की चपेट में 35 घर आ गए हैं और आग लगने से 8 साल की बच्ची की भी मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस और साथ ही दमकल की टीम। उस है तो थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक छोटी सी चिंगारी के चलते भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से बता रहे, जहां पर चिंगारी से लगी भीषण आग और बताया जा रहा है कि इस आग में करीब 35 घर जलकर राख हो गए हैं। आग लगने से 8 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस और साथ ही दमकल की टीम। उस है तो थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चिंगारी से लगी भीषण आग और आपको बता दें कि यहां पर आग लगने से करीब 35 घर जलकर राख हो गए हैं और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर आग लगने से 8 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है और आग लगने से करीब 35 घरों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया है, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर थाना पुलिस और साथ ही दमकल की टीम पहुंची और आपको बता दें कि आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ये भीषण आग लगी और इस आग के लगने से जो है घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि एक 8 साल की मासूम की भी मौत हो गई है। शाहजहांपुर से नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये घटना गाडिया रंगीन थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में यहां पर बताया कि उसकी 10 साल की बेटी सोमवार को सुबह करीब 10 बजे दरवाजे पर ही खेल रही थी और तभी शमीम अहमद नाम से एक व्यक्ति ने उसकी बेटी को जबरदस्ती गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। नाबालिग के यहां पर शोर मचाने के बाद ही आरोपी फरार हो गया था। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग बच्ची के स्कूल का प्रिंसिपल भी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना गड़िया रंगीन में एक प्राथमिक पाठशाला है सरसावा। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इसका जो प्रधान अध्यापक है शमी अहमद, उसके द्वारा किसी छात्रा से छेड़छाड़ की गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उसके बाद छात्रा का मेडिकल कराया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये सहारनपुर का रहने वाला है, टीम गठित की गई है और किसी को गिरफ्तार किया गया। ये थाना गड़िया रंगीन में एक प्राथमिक पाठशाला है सरसावा। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इसका जो प्रधान अध्यापक है शमी अहमद, उसके द्वारा किसी छात्रा से छेड़छाड़ की गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उसके बाद छात्रा का मेडिकल कराया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये सहारनपुर का रहने वाला है, टीम गठित की गई है और किसी को गिरफ्तार किया गया। ये थाना गड़िया हल्द्वानी नगर निगम सभागार में खाद्य सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें यहां पर खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र रावत और साथ ही मेयर जोगेंद्र रौतेला के साथ नगर निगम के पार्षद और साथ ही खाद्य सतर्कता समिति के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने भेदभाव का भी आरोप लगाते हुए बैठक में जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोगों को यहां पर समिति में सदस्य बनाया गया, जबकि कांग्रेस और साथ ही निर्दलीय पार्षदों के साथ भेदभाव हुआ है। नारेबाजी कर रहे यहां पर पार्षदों ने तत्काल सभी समितियों को यहां पर भंग करने की मांग की और वहीं मेयर जोगेंद्र रौतेला ने भी कहा है कि खाद्य सतर्कता समिति में सदस्यों का चयन सरकार की तरफ से किया जाता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें बदलाव कराया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जाकिर हुसैन पार्षद में ये कहना चाहता हूं, जो भी समितियां बन रही हैं
नगर निगम में। तो मेयर साहब को चाहिए कि आप निर्दलीय भी लें और सत्ता पक्ष के भी लें, और जो समर्थक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, हमारे रोड वीर जी हैं और लोग हैं, उनको भी लें, तो समितियां बनाना उचित है। और आप एक तरफा आप सत्ता पक्ष के लोगों को कमेटियों में ले रहे हो, विपक्ष के लोग या निर्दलीय लोगों को एक को भी नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर धांधली है और तानाशाही है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो समितियां बन रही हैं उसमें सभी लोगों को लेना चाहिए। कुंभ मेला में भूमि आवंटन को लेकर किन्नर अखाड़ा प्रशासन से नाराज है और इसी मामले में किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से मिली और इस यहाँ पर शिकायत की। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। और आपको बता दें कि भूमि उपलब्ध न होने पर किन्नर अखाड़े के संतों को भी छावनी बनाने के लिए बीजेपी पार्षद सुनील कुमार अग्रवाल ने हरिद्वार लक्सर मार्ग पर अपनी निजी भूमि दी है। किन्नर अखाड़ा के यहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि किन्नर समुदाय समाज का ही अंग है और हमें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया है। हमने ये अनुरोध किया, जिस तरीके से मर्द औरत सन्यासियों के बारे में सरकार सोचती है, बजटिंग करती है और बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, तो हमने ये उन्हें अनुरोध किया है कि किन्नर जो समुदाय है, जो सबसे आखिरी घटक है इस भारतवर्ष का, जिसे भारत होने का सौभाग्य मिला 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने हमें भारतीय होने का सौभाग्य दिया। उस केस की मैं इंटरवीनर थी और उसे नालसा जजमेंट कहते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अपने हिंदू समाज को कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि किन्नर समाज हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ रहा है और हमारे धर्म का प्रचार कर रहा है। कुंभ में हमारे जूना अखाड़े के द्वारा इनको अपना सहयोगी बनाकर कुंभ स्नान करने के लिए आमंत्रित किया गया। इनको जो मान्यता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई उसका भी स्वागत है। प्रशासन की कुछ मजबूरियां रही होंगी या कुछ उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है। स्थान जो हमारे पास था हमने इनको मुहैया करा दिया है। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इनको जो भी सुविधाएं अन्य अखाड़ों को दी जा रही है वो इनको भी दें, ताकि कुंभ 2021 का दूसरा शाही स्नान नजदीक आता देख गढ़वाल मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने कुंभ मेला कार्यों का औचक निरीक्षण कर सभी अखाड़ों का व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसी दौरान मंडलायुक्त ने यहां पर टूटी हुई सड़कों, कूड़ेदान, पानी और साथ ही बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। मंडलायुक्त ने यहां पर प्रशासन को 1 हफ्ते में सभी व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक करने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, मुख्य तौर पे जो अभी कुंभ मेला है, महाकुंभ के लिए अभी समय बहुत कम रह गया है। तो आज मेरे द्वारा जो यहाँ पे हरिद्वार शहर में सफाई व्यवस्था है खास करके, और उसके अलावा जो आंतरिक सड़कें बननी है, इसका मुख्य रूप से मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। तो कूड़ेदान है वो अब तक नहीं लगे हैं, लेकिन अब आने शुरू हो गए हैं कूड़ेदान। तो अभी 1-2 दिन में यहाँ पे सारे बृहद तरीके से कूड़ेदान लगने शुरू हो जाएंगे। तो हमें शिवरात्रि के समय आई थी कुछ ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर, उसके ऊपर चर्चा हुई है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जितने मेलाधिष्ठान के और पुलिस के। और उसके अलावा अभी हमारे क्योंकि मजिस्ट्रेट्स आने लग गए हैं, तो एक निर्देश मैंने दिया है कि अभी हमारे जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनको उनके एरिया जो है तत्काल आवंटित कर दिए। देखिए, मुख्य तौर पे जो अभी हरिद्वार में एक तरफ कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और नागा साधुओं को भी पूजा जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर नागा साधु को चोट पहुंचाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हरिद्वार के अरूड़ी बेला क्षेत्र में हाथी वाले पुल से ही लेकर विष्णु घाट तक गंगा किनारे पर कई नागा साधुओं ने कई सालों से धुनी जला रखी है और वहीं पर अपने तंबू लगाए बैठे, और लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके तंबुओं को ये कहते हुए उखाड़ फेंका है कि वो यहाँ पर तंबू नहीं लगा सकते, जिसके विरोध में नागा सन्यासियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और अपनी योग क्रिया से ही आए हुए श्रद्धालुओं को दिखाकर अपनी ओर आकर्षित किया है। एक छोटा सा पन्नी डाल करके यहाँ भजन करते हैं, लेकिन रोज रोज पुलिस के लोग आते हैं, रोज हमारी पन्नियों को तोड़ते हैं, ब्लेडों से फाड़ते हैं, चक्कू से काटते हैं। जिस तरह से रावण के जमाने में अत्याचार होता था, आज हमारे साधुओं के साथ, हमारे गरीबों के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। ये सहन करने के योग्य नहीं है। एक छोटा सा पन्नी डाल। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।